बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अबाउट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो जो हम पहला जो प्रोसेस है इसका, द स्पर्म प्रोडक्शन which is called spermatogenesis, that occurs in a specialized system which is called as the male reproductive system. And the male reproductive system consists of what we say that the external genitalia, जिनको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं और हम एक्सटर्नल जेनिटल्स भी कहते हैं, सही है। और इसके अलावा कुछ ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर सिस्टम, और तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा की बजाय एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये तीन चीजें होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ ट्यूब्स के उनके नाम होंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। एंड एक्सटर्नल और ये आप हम कहते हैं जी मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव मेल ग्लैंड्स होते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं ना, इनके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट तरीन होती हैं। उनमें से एक अगर मैं आपके सामने ये बनाऊं तो ये है एक टेस्टिस, यानी एक ये देयर आर टू टेस्टिस प्रेजेंट। इफ वी राइट दी वन टेस्टिस तो हम TESTIS लिखते हैं, और अगर हम TESTES लिखें इट मीन्स देयर आर टू टेस्टिस प्रेजेंट। एंड बोथ दीज टेस्टिस आर hanging, they are present outside the regular body, they are not present in any of the body cavity like abdomen, like pelvic or nothing else, but they are hanging down in a pouch of the skin, which that pouch of the skin, for example if I made, वैसे तो अगर आप गौर करें तो ये इस तरह है, बट मैं जानबूझ के इस पाउच ऑफ स्किन को थोड़ा सा ज्यादा फासले के ऊपर बना रहा हूं ताकि मैंने इधर कोई चीज समझानी है। So we say that this is the testis, and the testis are present in a pouch of the skin. That pouch of the skin is called as scrotum. Normally जब in the young age after the birth, at the time of the birth, most of the time, या फिर बर्थ से कुछ हफ्ते पहले तक, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, दे आर नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। बट आफ्टर द बर्थ या बिफोर, जस्ट बिफोर द बर्थ, 1 or 2 weeks बिफोर द बर्थ, द टेस्टिस डिसेंड डाउन, वो नीचे आ जाते हैं इनटू दिस सैक ऑफ द पाउच ऑफ द स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। सवाल यह है कि व्हाई दिस हैपेंस? Because the main function of testis is the sperm production, and the sperm production के प्रोसेस को नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। That is why they descend down। सही है, समझ आ गई बात की? तो दिस इज द टेस्टिस, एंड इफ आई राइट द टेस्टिस, मैं साथ साथ चीजें समझाता जाऊंगा ताकि हमें बोझ ना पड़े। तो मैं एक टेस्टिस को सेपरेटली आपके सामने बनाऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टेस्टिस। इसकी जो दीवार होती है हम ये कहते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहली जो बेस यानी ये हम कहेंगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, हम बात करें। लेकिन अगर मैं एक टेस्टिस को ऐसे काट के आपके सामने ओपन करके शो करूं तो इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होंगी। क्या होंगी? यानी एक बहुत ज्यादा ट्यूब्स, एक ट्यूबुलर सिस्टम एक पूरा इसके अंदर होगा। समझे, ये एक पूरी ट्यूब्स का सिस्टम है। अगर मैं इस एक ट्यूब को आपके सामने खोल के, फर्ज किया ये देखें जी ये ट्यूब है,
सही है, सिर्फ समझाने की खातिर मैं इतना सा हिस्सा खोल देता हूं। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये ट्यूब की एक बाहर की दीवार होती है ऐसे, और ये समझे ये मैंने एक ट्यूब को आपके सामने खोला है पूरा, तो समझे नीचे वाली दीवार में खत्म कर दूं आसानी के लिए, यानी ये समझे इतना सा हिस्सा मैंने ओपन किया है आपके सामने, और ये एक, ये समझे सही है ना, और ये इसको मैं खोल के ऐसे आपके सामने, या समझे ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है, ठीक है। ये ट्यूब की जो दीवार है, और इस दीवार के साथ साथ जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को जो इसको अंदर से कवर करते हैं, आपको पता है ब्लड वेसल्स के अंदर भी एपिथेलियम होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, याद आया कि यहाँ पे सेल्स होते हैं। किडनी की भी एंडोथेलियम होती है, याद आया, वो क्यूब शेप सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है किडनी के अंदर। और ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सी वाली होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, हमने बात की हुई है। मुंह के अंदर भी कोलमनर एपिथेलियम होती है। अब बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है, यानी ये भी सेल्स हैं और ये भी सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। समझ आ गई जी भाई साहब, क्लियर हो गया। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं और कुछ सेल्स बनाते हैं, जिन सेल्स को हम कहते हैं दी प्राइमरी, असल में स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, फर्ज किया ये एक सेल स्पर्मेटोगोनियम है, क्या है, ये डिप्लॉयड होता है, सही है। जो स्पर्मेटोगोनियम के जो सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते हैं फिर से माइटोसिस के जरिए। किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए, और ये बनाते हैं समझे आप फिर से डिप्लॉयड सेल, और उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और अंडरस्टूड है कि ये भी 2n होगा, ठीक है। The cells of the germinal epithelium divide and they make spermatogonia. Spermatogonia divide by mitosis and produce primary spermatocytes. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स करेंगे मियोसिस 1। क्या करेंगे, और ऑब्वियसली आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मियोसिस 1 होती है, ये रिडक्शन डिवीजन होती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो इससे जो दो सेल्स बनेंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो हैप्लॉइड होंगे, सही है। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये डिवाइड करते हैं मियोसिस 2 से। आपको पता है ना, मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ये मियोसिस इसने की तो 4 बनेंगे, ये 2 हिस्से और 2 हिस्से। समझ आ गई बात की। और इनको मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, पता है ना। तो ये जो सेल्स बने हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्माटिड्स। क्या कहते हैं, स्पर्माटिड्स। समझ आ गई जी भाई साहब। यानी इन दी टेस्टिस इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफरस, सेमिनिफरस या सेमिनिफरस tubules. Inside the seminiferous tubules there is a germinal epithelium. The cells of the germinal epithelium divide by mitosis to produce the spermatogonia. Spermatogonia perform the mitosis and produce primary spermatocytes. Primary spermatocytes divide by meiosis 1 to produce the secondary spermatocyte. कुछ लोग कहते हैं ये जो spermatogonia ना, ये mature होके primary spermatocyte बनाता है। मे भी ये बात भी सही हो, लेकिन बहरहाल समझ गए ना आप बात को। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो मियोसिस 1 तो सेकेंडरी मियोसिस 2 तो स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स अब हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, पर ये मोटाइल नहीं हैं। इनके अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं जिनसे इनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है। मैं अभी आपको एक साइड पे एक डायग्राम बना के बताऊंगा अभी। तो इनको हम स्पर्म्स कहते हैं, यानी ये मैच्योर होते हैं, स्पर्मेटिड्स मैच्योर, और इनके अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से ये स्पर्म्स बन जाते हैं। और अगर एक स्पर्म की स्ट्रक्चर आपके सामने मैं बनाऊं
तो इट इज मेड अप ऑफ अ हेड, जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस वगैरह होता है, और एक मिड पीस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को उसको मॉडिफाई करके बना होता है, और एक टेल होती है, और इस स्पर्म के ऊपर एक इस तरह का कवर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो स्पर्म को एग के साथ फ्यूज करने में हेल्प करते हैं। ये उसका हेड है जहां उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये उसका मिड पीस है, और ये उसकी टेल है। आपको समझ आ गई भाई साहब? तो पहले टेस्टिस तो हमें लग गए पता, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में टेस्टिस के अलावा एक और चीज भी होती है, दैट इज कॉल्ड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। हम कहेंगे जी, दिस इज द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द मेल्स एंड इज यूज्ड टू लॉज द स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल एक्ट या मेटिंग। सही है जी। और हम कहेंगे जी, ये हमें पता लग गया सारी चीज़ों का। अब हम ट्यूब्स पे इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि इन ट्यूब्स के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम के अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। वो सेल्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं, लेकिन जो सर्टोलाई सेल्स है ये जानबूझ के बताने ज़रूरी हैं क्योंकि ये स्पर्म्स को फूड भी देते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गई? जो सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। फर्ज किया, ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ये एक सेल है जो इंटरस्टिशियल सेल है। क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। और याद आया, इंटरस्टिशियल सेल को भी कोई स्टिमुलेट किया करता था। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, और LH का दूसरा नाम मेल के अंदर ICSH था। सही है। और ये हार्मोन बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है, और ये भी एक हार्मोन है टेस्टिस का जो कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, बढ़ाता है, काम करता है, या और साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनकी डेवलपमेंट भी करता है। वो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। ठीक है जी। सो ये आपको समझ आ गई, ये वाला पहला पूरा पॉइंट्स हमें सारी तकरीबन उसके अंदर बातें समझ आ गई। दूसरे नंबर पे जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम, अच्छा ये सारे स्पर्म्स बनते हैं भाई यहाँ पे, ये इन सारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बड़ी सारी होती है, मैंने तो मतलब ऐसे बस सादा सा बना दिया। ये सारे के सारे स्पर्म्स जब बन जाते हैं, फर्ज किया ये एक साइड पे इकट्ठे होते हैं, और यहां से एक नाली होती है, फर्ज किया वो मैं इस तरफ बनाता होता हूं हमेशा, वो नाली इस तरह, वो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे कन्वोल्यूशंस होते हैं, यानी स्प्रिंग की तरह की होती है। सही है। और ये बहुत बड़ी होती है, यानी इसकी साइज, सरफेस एरिया काफी बड़ा हो जाता है। ये इसको हम एपिडिडमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे आज तक इसके स्पेलिंग नहीं याद रहे, हालांकि मुझे इस पे बकायदा मार पड़ी थी हमारे उस्ताद डोगर साहब से यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, सो क्या हुआ कि ये एपिडिडमस है, फर्ज किया, और ब्लैक सही बना देते हैं। तो ये आपकी जो बुक में टेस्टिस बना हुआ है उसमें इधर साइड पे है, मैंने सिर्फ जानबूझ के इस साइड पे बनाई। समझ आ गई बात की? और ये है जी एपिडिडमस। एपिडिडमस ये एक नाली होती है जिसमें सारे स्पर्म जमा होते रहते हैं। और याद रखिएगा एक और बात भी कि ये जो स्पर्म्स हैं ये यहाँ तक काफ़ी सारी स्टोरेज होती है इसमें। और आप ये सोचें कि कहा ही जाता है कि इधर से इधर तक किसी स्पर्म को पहुंचने में कम से कम 3 महीने या 60 दिन लगते हैं, 2 महीने से 3 महीने तक लग सकते हैं। सही है। ये एपिडिडमस है, सारे के सारे स्पर्म्स यहाँ आते रहते हैं, और इधर कुछ सेल्स होते हैं जो उनको फूड भी देते हैं, सारा कुछ होता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब रह गई बात, ये नाली जब स्क्रोटम से बाहर निकलेगी तो इसी का नाम बदल जाएगा, और इसको हम कहते हैं वास डेफरेंस। क्या कहते हैं?
वास डेफरेंस, ठीक है, वाजा एफरेंशिया भी कहते हैं, सही है। लेकिन वाह, ये एक टेस्टिस की है, इसी तरह इसके साथ वाले दूसरे टेस्टिस की है और दोनों ही ऊपर जाती, सही है। ये नाली इस तरह जाती जाती अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये समझे कि जो होता है ना यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उस आपको पता है, अगर आप गौर करें तो आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी नाली को क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, याद आया। तो ये उस यूरिथ्रा को जाके मिल जाती है, अगर हम कहें लाइक दिस, और फर्ज किया यहाँ से, अभी मैं आपके सामने जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कुछ इस तरीके से बनाने लगा हूँ। ये जो रेड मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये सारा समझे यूरिनरी ब्लैडर है, और इसकी जो नाली है उस नाली को क्या कहते हैं, यूरिथ्रा, सही है। ये समझे, ये यूरिथ्रा है और इससे आगे ये यूरिथ्रा है। मैं कोई और कलर दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ, समझ रहे हैं बात को। फर्ज किया ये यूरिथ्रा है, एनिमल्स के अंदर कुछ इस तरह और ह्यूमन बीइंग में हम इसको इस तरह बता देते हैं। फर्ज किया दिस इज द यूरिथ्रा, और ये यहां तक तो बॉडी है ना, ये यहां तक बॉडी है सारी, समझ रहे हैं बात को। और ये इस तरह टेस्टिस सेपरेट है, सही है जी। जो ये होता है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसकी जो नाली है ना उसे कहते हैं यूरिथ्रा, क्या कहते हैं। और ये मैं वास डेफरेंस को मैंने पहले जब बना रहा था ना, तब मैंने सोचा था इधर मसला करेगी, सही है जी। और ये जो यूरिथ्रा है ना, आगे यूरिन और स्पर्म्स दोनों की सेम ओपनिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, और यहां पे कुछ मसल्स होते हैं, इस जगह को कहते हैं इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस कहते हैं सुराख को, ORIFICE, क्या कहते हैं, ORIFICE, ऑरिफिस। ये यूरिथ्रा की अंदर वाली ओपनिंग है, इसके गिर्द कुछ मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किस चीज को, कि यूरिन अभी आएगा कि नहीं आएगा। ये यूरिथ्रल ऑरिफिस जब खुलता है तो जो यूरिन है वो बाहर पास आउट होता है, और अब इसी रास्ते से ये जो स्पर्म की जो नाली है ये भी इसके साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसको थोड़ा सा डायग्राम में हमने चेंज किया है, आप ये समझें, थोड़ा सा इसको मैं इधर ले जाता हूँ, फिर बैक से इसको शिफ्ट करता हूँ, समझ रहे हैं ना बात को। ये जो है ना, ये यहां पे आके इसके साथ जुड़ती है यूरिथ्रल ऑरिफिस के ऊपर, यानी यूरिथ्रल ऑरिफिस के बाद, नॉट लाइक दिस। यूरिथ्रल ऑरिफिस थोड़ा सा बड़ा बन गया था, ये समझे आप, इतना है, समझ आ गई बात। यानी ये जो वास डेफरेंस है ये इस तरह से मूव करती करती यूरिथ्रल ऑरिफिस के पास आके ये जुड़ जाती है यूरिथ्रा के अंदर, और यहां से स्पर्म और एग्स, अब ये यूरिन का रास्ता क्या है, सेम है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्लियर होगी बात। यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ ऊपर, समझ आ गई बात की, और ये उसी रास्ते से घूम के उसके आगे आके यूरिथ्रल ऑरिफिस के ऊपर आके मिलती है, और यूरिथ्रा से आगे फिर सेम रास्ता हो जाता है। पता लग गया ये बेटा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज लाइक हियर, क्योंकि यूरिथ्रा कुछ उसका पार्ट अंदर होता है स्किन के, बॉडी के अंदर, और यहाँ से आगे वो शिफ्ट होती है, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट वी से दैट द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, या जिसको हम पीनस कहते हैं। इसके आगे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको ग्लैंस, पीनस और एक्सट्रा, वो हमारे इधर का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट नीडेड फॉर दैट। समझ आ गई बात की। अभी आपको ये समझ आ गया कि these sperms are produced in the seminiferous tubule, they are
देन दे गो टू द एपिडिडमस, देन वास डेफरेंस, देन थ्रू द यूरिथ्रा। चल भाई चल, एक टाइम पे एक चीज यहां से गुजर सकती है, या स्पर्म्स, तब यूरिथ्रल ओरिफिस बंद होगा और यूरिन नहीं आएगा, या फिर जब यूरिन आएगा तो वो नहीं आ सकते। समझ आ गई जी बात की। अच्छा, ये दोनों बातें ट्यूब्स पता लग गई सारी। तीसरी जो चीज है, दे आर दी एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव, नॉट डाइजेस्टिव, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर होते हैं। देखें, ये जो स्पर्म्स होते हैं ना, ये तकरीबन सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं, लेकिन ये सेल्स हैं। ऑब्वियसली इन सेल्स को फूड भी चाहिए, इन सेल्स ने वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करना है, उसको भी डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका चाहिए। और तीसरी बात याद रखिएगा कि ये सेल्स जब फीमेल बॉडी में डाले जाएंगे, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब वहां पे इन्होंने को 12 घंटे तक सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो इनको फूड भी चाहिए। समझ आ गई बात की। इसके अलावा अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स बता रहा हूं, स्पर्म्स को फूड भी चाहिए, स्पर्म्स के वेस्ट, उन्होंने वेस्ट भी प्रोड्यूस करने हैं, स्पर्म्स को ऑक्सीजन वगैरह भी चाहिए, स्पर्म को लुब्रिकेशन भी चाहिए, क्योंकि ये सेल्स हैं, जब ये गुजर रहे होंगे तो ये टकराएंगे दीवारों के साथ और इनको डैमेज होगा, ऑब्वियसली ये सेल्स हैं। और आखिर में इनको एक लिक्विड मीडियम भी चाहिए जो फीमेल बॉडी के अंदर इनको हम कहते हैं स्विमिंग का रास्ता दे। समझ आ गई बात की। ये सारी बातें आपके ध्यान में रह गई। और एक और बात भी चाहिए, वो क्या है, आपको पता है यूरिन की पीएच होती है 3 के करीब, 2 से 3 के दरमियान, बड़ी एसिडिक पीएच होती है। इतनी एसिडिक पीएच जो है वो अगर स्पर्म्स भी इसी रास्ते से गुजरेंगे तो वो मर जाएंगे। इसलिए कोई ना कोई चीज ऐसी चाहिए जो पहले इसको वॉश आउट करे, इसकी पीएच को नॉर्मल करे, फिर इसमें स्पर्म्स आ जाए। आप समझ गए ना। यानी कुछ बताया, फूड, वेस्ट मटेरियल को वो करना, लुब्रिकेशन, देन पीएच का बैलेंसिंग, और आखिर में क्या है जी, द लिक्विड मटेरियल यानी लिक्विड मीडियम इन द फीमेल बॉडी, ताकि स्विमिंग हो सके। ये सारा काम ये करते हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। सही है। ये मुख्तलिफ होते हैं, याद रखिएगा। यहां से यूरिथ्रल ओरिफिस से बिल्कुल पहले करके यहां पे एक ग्लैंड होता है जिनको हम, ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, इनको हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल्स। ये जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, ये वो मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं जो स्पर्म को खुराक देता है, फूड देता है। समझ आ गई बात की। और भी मुख्तलिफ चीजें, ये यानी ये ग्लैंड है, कोई ना कोई स्क्रीशन डालेगा उन स्पर्म्स के अंदर, ठीक है, वो एक। उसके अलावा यहां पे एक और ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं? और इनके दरमियान में एक बड़ा और ग्लैंड होता है, जिसे, वो बहुत बड़ा ग्लैंड है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। समझ आ गई बात की। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहां पे मैं ब्लू से बना देता हूं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ ऐसी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा जो इस एरिया को क्लीन करेंगी। समझ आ गई? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर ग्लैंड भी कहते हैं डॉग्स के अंदर, ठीक है। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड विल प्रोड्यूस द सिक्रीशन व्हिच विल न्यूट्रलाइज द पीएच इन द यूरिथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड विल प्रोड्यूस द सिक्रीशंस जो कि एक मीडियम देंगी फीमेल बॉडी के अंदर, वो वाला ग्लैंड प्रोस्टेट। और जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगी जो स्पर्म्स को फूड देंगे। ये काम, जितनी सिक्रीशंस को मिला के ये सारा कुछ जो बनता है, जो चीज यहां से निकलेगी उसको हम कहते हैं द सीमेन। और उसके अंदर स्पर्म्स भी होते हैं और इन सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी होती हैं थोड़ी थोड़ी। समझ आ गई बात की। तो ये सारा कुछ मिला के हम कहेंगे दिस इज व्हाट वी से द सीमेन। ये वो सिक्रीशन है जो फीमेल बॉडी के अंदर इजैकुलेट की जाती है। समझ आ गई जी बात की। कोई सवाल है तो पूछे प्लीज।